हेलो, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्री कनेक्ट। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी और मैं एक रीनल डाइटिशियन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के मन में जो बार बार क्वेश्चंस उठते हैं उस चीज़ के बारे में। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। मैं ये क्वेश्चंस लूँ उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं किडनी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत बार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि मिलेट्स जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो क्या ट्रांसप्लांट के बाद हमें इन्हें प्रेफर करना चाहिए? तो यस, द आंसर इज यस। आप मिलेट्स जैसे जवार, बाजरा, नाचनी, कुट्टू जिसे बकवीट कहते हैं, किनोवा या फॉर दैट मैटर एमरिंथ जिसको राजगिरा कहते हैं, ये सारे मिलेट्स का समावेश आपके आहार में आप कर सकते हैं। अब ये सारे मिलेट्स जो होते हैं इसमें पोटेशियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रेयरली ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाती है। तो अगर आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उतने समय तक आपने ये मिलेट्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको एक रजिस्टर्ड रीनल डाइटिशियन से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कुछ समय तक वो आपको बता सके कि कब आपको ये मिलेट्स बंद करने हैं और कब फिर आप इन्हें सेफली स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में स्टार्ट किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते हैं वो ये कि क्या मैं ट्रांसप्लांट के बाद वेजिटेबल सूप्स पी सकता हूँ? द आंसर इज येस। आप ट्रांसप्लांट के बाद वेजिटेबल सूप्स जो है पी सकते हैं, क्योंकि सूप्स जो है वो अच्छे से वेल बॉइल्ड होते हैं। डेफिनेटली इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक हेल्दी टिप देना चाहूँगी। स्पेशली ट्रांसप्लांट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोटीन्स की मात्रा को आपके डाइट में बढ़ाया जाए। इसीलिए अगर आप वेजिटेबल्स के साथ थोड़ी दाल को इंक्लूड कर सकते हैं आपके सूप में, या तो आपका सूप जो है वो दाल बेस्ड सूप अगर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूंग दाल में लौकी डालकर आपका सूप बना सकते हैं, आप चने दाल में आप टमाटर डालकर आपका सूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर दाल की क्वांटिटी जो है बढ़ाकर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कम कर कर हम आपके प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन, फायदेमंद ऑप्शन जो है वो साबित होता है पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो उनके मन में आता है वो ये कि क्या हम फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि फ्रूट जूसेस जो है वो ज़्यादातर कच्चे फ्रूट जूसेस बनाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो समावेश है आपके डाइट में एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक न किया जाए तो अच्छा है। इसके बाद अगर इसका समावेश आप करना चाहते हैं तो ओकेजनली, जैसे वंस इन 2 to 3 मंथ्स, आप घर का बनाया हुआ जूस जो है वो आप समावेश कर सकते हैं डाइट में। रही बात कोकोनट वाटर की, तो डेफिनेटली इसका समावेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और आपके रीनल डाइटिशियन से बात करके फिर इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। कई बार देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपके सारे पैरामीटर्स जो है वो नॉर्मल रहते हैं। अगर आपकी ट्रेंड नॉर्मल सी पर है, अगर आपकी पोटेशियम की जो ट्रेंड है, यानी कि 4 से 6 महीने का पोटेशियम आपका काफ़ी नॉर्मल रेंज में है, तो ज़रूर आपको परमिशन दी जा सकती है कोकोनट वाटर भी इंक्लूड करने की आपके डाइट। और एक सवाल जो आमतौर पर पेशेंट्स के मन में होता है वो ये कि सुबह उठकर बाकी सारी चीज़ें बनाने का जो झंझट होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्या हम केवल बिस्किट्स और ब्रेड्स खा सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना कि बिस्किट्स जो है वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। अगर इसके विपरीत आप थोड़े हेल्दी ऑप्शंस जैसे चीलाज, इडलीज, उपमाज ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी साबित हो सकता है। क्योंकि आपने आपकी इतनी एफर्ट्स जो है, आपकी फिजिकल एफर्ट्स, आपकी फाइनेंशियल एफर्ट्स, आपकी पूरे फैमिली की इमोशनल एफर्ट्स, आपने हार्डवर्क डाला हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो क्यों ना थोड़ी सी और एफर्ट्स डाली जाए इस ट्रांसप्लांट को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसीलिए वो थोड़ी सी मेहनत जो लग जाती है एक चीला बनाने में या एक पोहा बनाने में, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट एफर्ट है। तो इसीलिए बिस्किट्स का समावेश न करें तो अच्छा है। बिल्कुल इसका समावेश आप ऑन एन इमरजेंसी बेसिस कर सकते हैं। आप कहीं बाहर चले गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और तब आपने खाया है, नो वरीज, आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब आते हैं ब्रेड के ऊपर। तो अगेन ब्रेड, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हार्डवर्क लगेगी, स्पेशली अगर आप एक पोस्ट ट्रांसप्लांट केस है, इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट केस है, तो अगर आप ब्रेड्स घर पे बना सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छे होम बेकर्स होते हैं, आप घर पे अगर होल व्हीट ब्रेड से बनाया हुआ कोई भी आइटम खाते हैं तो
तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू आपने जो बाहर की आइटम्स ली हुई होती है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपकी किडनी हेल्थ में इंटरफियर कर सकती है आगे जाकर। इसीलिए आप होममेड ब्रेड्स का इस्तेमाल जो है वो रख सकते हैं। अगेन इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको आपके रीनल डायटिशियन के साथ बैठकर सेट करनी होती है। बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ उनसे समझ लेना, फिर आपके डाइट में ऐड करना। अब अगला जो हमारा सवाल है वो ज़्यादातर यंग लोगों से रिलेटेड है। काफ़ी यंग लोग जो होते हैं, जैसे 18, 19, 20 साल के बच्चे, उनका जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो कहते हैं कि हमको चीज़, मेयोनेज़, केचअप, शेज़वान सॉसेस ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। हमने पहले से ये सारी चीज़ें खाई हुई है, इसलिए हमको ये चीज़ बहुत मिस होती है। तो क्या हम पोस्ट ट्रांसप्लांट यानी कि ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद ये सारी चीज़ों का समावेश कर सकते हैं हमारे रूटीन में? सो द आंसर इज़, जो चीज़ें बाहर से हम प्रोक्योर करते हैं, बाहर से घर पर लाते हैं, उनमें सारी ही चीज़ों में फूड एडिटिव्स यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ फूड कलर्स या फूड फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बाहर का शेज़वान सॉस देखेंगे, इसके विपरीत अगर आप घर पर बनाकर ट्राई करते हैं, तो आपका जो बाहर का शेज़वान सॉस होता है, उसमें आपको पता पड़ेगा बहुत ज़्यादा कलर यूज़ हुआ होता है। सो ऐसी चीज़ जो है, वो आगे जाकर आपका ट्रांसप्लांट जो हुआ है, उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अगर बार-बार लगातार 6 साल, 10 साल तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत हमारा काम ये है कि हम आपको सिखाएँ कि आप और हेल्थियर ऑप्शंस, जो कि कई बार और टेस्टियर ऑप्शंस भी साबित होते हैं, उसको आप कैसे चूज़ करें। तो अगर आपको चीज़ बहुत पसंद है, तो आप नॉर्मल चीज़ के बदले आप कॉटेज चीज़ प्रेफ़र कर सकते हैं, जिसको पनीर कहते हैं। पनीर बिल्कुल आप घर पर बना सकते हैं। पनीर का समावेश अगर आप आपके फ्रैंकीज़, आपके सैंडविचेज़, आपके बर्गर्स में करते हैं, तो दैट विल बी अ मच मोर हेल्थियर ऑप्शन देन योर चीज़। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहती हूँ कि चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट। मैं सिर्फ़ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि 10 में से आप 1 बार अगर चीज़ प्रेफ़र करते हैं और 9 टाइम्स अगर पनीर प्रेफ़र करते हैं, तो आप आपकी हेल्थ के प्रति बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। सेकेंडली, आप आपके शेज़वान सॉसेस के बदले आप घर पर एक अनियन, टमेटो, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं, बिना उसमें कोई भी एडिटिव्स डाले। थर्डली, अगर आप मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बदले अगर आप घर पर एक पनीर डिप बनाते हैं, उसमें आप कई फ्लेवर्स डाल सकते हैं। जैसे पनीर डिप में आप बना सकते हैं गार्लिक डिप, आप बना सकते हैं ऑरिगैनो डिप, आप बना सकते हैं बेसिल डिप। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा हेल्थियर ऑप्शन साबित होता है, क्योंकि पनीर डिप के अंदर आपको उतनी एक्स्ट्रा मात्रा में ऑयल, फैट्स बिल्कुल भी नहीं डालने पड़ते हैं, जितना आपको एक मेयोनीज़ बनाने के लिए डालना पड़ता है। कई बार ये होता है कि अराउंड 15 ग्राम यानी कि 3 चम्मच मेयोनीज़ बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 ग्राम ऑयल चला जाता है, जबकि पनीर डिप बनाने के लिए आपको 2 से 3 बूंद ऑयल काफ़ी हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँ आपकी हेल्थ के प्रति कुछ हेल्दी चीज़ें प्रेफ़र करके। अब कई यंग लोगों से और एक क्वेश्चन आता है कि मैं बाहर का खाना कब से खाना स्टार्ट कर सकता हूँ? जैसे रेस्टोरेंट में जाकर या मॉल में जाकर मैं कब खाना खा सकता हूँ? सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो है वो ये है कि आपको बाहर खाने के लिए सबसे पहले आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको ओपिनियन लेना चाहिए। यदि आपके डॉक्टर आपके ट्रांसप्लांट के बाद आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या बॉडी पैरामीटर्स है, उसके बाद परमिशन अगर देते हैं, तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए जब आप बाहर खाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बाहर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पानी आपको टैप वाटर दिया जा रहा है, उसे बिल्कुल ना लें। आप बॉटल वाटर ले सकते हैं, और टैप वाटर से बनी हुई चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल बाहर का बटर मिल्क, बाहर के जूसेस, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप बाहर खाते हैं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बाद ही, तो आपको वेरी वेल कुक्ड फूड्स ही खाने चाहिए। आपको कच्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कच्ची चीज़ें जैसे कट सैलेड्स, कट फ्रूट्स आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी चाहिए बाहर। इसके विपरीत आप वेल कुक्ड चीज़ें जैसे बिरयानी है, दाल खिचड़ी है, इडली है, डोसा है, उत्तपम है, आप सिज़लर्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि वेल कुक्ड होती है। इसके विपरीत कच्ची चीज़ों का समावेश जो है वो बिल्कुल ना रखें। अब एक सवाल आता है अबाउट प्रोटीन्स, क्योंकि आपके ट्रांसप्लांट के पहले कई बार आपके डॉक्टर्स, आपके टेक्नीशियंस, आपके डाइटिशियंस आपको आके बार-बार प्रोटीन इनटेक के बारे में समझाते हैं। तो यही सवाल जो है वो आगे भी ट्रांसप्लांट के बाद रहता है कि मुझे प्रोटीन्स जो है वो कितना खाना चाहिए? अभी भी ज़्यादा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, या रेगुलर जैसे एक नॉर्मल इंसान खाता है उतना ही खाना चाहिए? सो द आंसर इज़, आपके ट्रांसप्लांट हो जाने के कम से कम 1.5 महीने तलक
दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स तक आपने हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए। अब ये हाई प्रोटीन डाइट जो है आप वेजिटेरियन सोर्सेज से भी खा सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, हंकर्ड हो गया, दूध हो गया, या सोया हो गया, टोफू हो गया, या आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से भी खा सकते हैं, जैसे एग्स, फिश, चिकन एक्सेट्रा। सो प्रोटीन्स का इंटेक जो है वो पहले 1.5 महीने तक अच्छा रखना है, ज़्यादा रखना है। उसके बाद आपके डाइटिशियन आपको असेस करते हैं और फिर धीरे 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 आपके प्रोटीन इंटेक को एक नॉर्मल इंसान जितना खाता है उस लेवल पर वो लेके आते हैं। इसी के साथ साथ आपके मन में सवाल उठता है अबाउट पानी। आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है कि अब आप डायलिसिस पर होते हैं तब आपको बार बार टोका जाता है पानी कम पीना है, कम पीना है, कम पीना है, और जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तब आपको बार बार बताया जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है। सो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाता है आपके लिए। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जी हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद जैसे आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं उतना पानी आपने पीना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार इमीडिएटली आपको बताया जाता है 4, 4.5, 5 लीटर तक पानी पिए, तो इतना पानी आपने पीना ज़रूरी होता है। धीरे 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 जैसे आपका 2 महीने 3 महीने बीतते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको आपके पानी के इंटेक के बारे में भी समझाते हैं। जब आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि 5 में से अब 3.5 लीटर तक आना है, तब आपको आपकी रीनल डाइटिशियन की कंसल्टेशन लेकर आपका वाटर इंटेक जो है, आपका फ्लूइड इंटेक जो है एग्जैक्ट, उसको आपको सीख लेना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि सॉल्ट हमने कितना खाना चाहिए। जब आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ होता है तो कई बार आपका पूरा डाइट ऐसे हो जाता है कि कंप्लीटली रूखा सूखा आपको लगता है। सैलड्स में नमक नहीं, चपाती में नमक नहीं, चावल में नमक नहीं, पोहा में बिल्कुल कम। कई बार आपको ये भी बताया जाता है कि चटनियों में भी नमक ना डालें, हल्का सा नमक सिर्फ आपकी दाल सब्जी में, आपके ब्रेकफास्ट में होता है। तो अब आपको कैसे आपका नमक जो है वो आपको किस तरह से आपको लेना है ट्रांसप्लांट के बाद। सो आइडियली नमक का इंटेक अब लिबरल हो सकता है आपके ट्रांसप्लांट के बाद। कई बार आपके डॉक्टर्स को ये बोलना पड़ता है कि थोड़ा नमक का इंटेक हमको इमिडिएटली ट्रांसप्लांट के बाद बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें केस टू केस डिपेंडेंट होती है। यदि यदि आपको अगर बिल्कुल स्वेलिंग आ जाने लग जाए, दैट मीन्स कि आपके बॉडी में पानी का जमावट हो रहा है, तो ही आपको बोला जाता है कि आपको पानी और नमक कम करना पड़ता है। ये बड़े रेयर केसेस में होता है आइडियली, लेकिन अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि नॉर्मल केसेस होते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, उनको नमक की मात्रा जो है वो लिमिटेड नहीं रखनी होती है। सो द गुड न्यूज़ इज दैट कि ट्रांसप्लांट के बाद आप आपके पराठे में नमक डाल सकते हैं, आप आपके बिरयानी में अच्छे से नमक डाल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हल्का सा नमक आपके सैलड्स में भी डाल सकते हैं। तो ये तो आज हमने डिस्कस करे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय पोस्ट ट्रांसप्लांट केसेस। अगर यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन मिस आउट कर दिया हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दीजिएगा। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास पोस्ट ट्रांसप्लांट केसेस, स्पेशली पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट केसेस के लिए थेरेपेटिक डाइट कुकिंग कोर्स है। अब इस कुकिंग कोर्स में हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप आपका ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप आपके लंच और डिनर के मेन्यूज डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें कि हाई प्रोटीन्स हो, हाई फाइबर हो, और जिसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल कम हो। ये सारे मेन्यूज जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट, यही थीम को सोचकर बनाए गए हैं पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट केसेस के लिए। इसकी लिंक जो है वो नीचे दी गई है। यहाँ पर हमारे पास 3 कोर्सेज है पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट केसेस के लिए। एक है बिगिनर्स कोर्स, एक है एडवांस्ड कोर्स, और एक है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिगिनर्स एंड एडवांस्ड, और कंप्लीट कोर्स में सारे डिजर्ट्स के रेसिपीज भी है आपके जैसे पेशेंट्स के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसे डिज़र्ट्स और ऐसे स्वीट्स भी इसमें सिखाए हुए हैं जो आपके डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल सेफ है, आपकी शुगर्स बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।